Everyone, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the science. In this, today we will cover PIQs related to the mechanics, that is mass, motion, force, acceleration, मोमेंटम, वर्क, पावर एंड एनर्जी। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने इससे जुड़े हुए जितना भी जिस था, आप कह सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सभी को जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो है बच्चों हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले। हो सकता हो कुछ बातें हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करेंगे जहां से जिससे जुड़ा हुआ कोई कुछ बात जो है आप लोगों को शायद ना पता हो, तो उसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि जो है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आप उसे क्विक रिवाइज कर सकें। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों है, और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पीआईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये यूपीएससी के 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये रिपीट नहीं होगा। बच्चों ये रिपीट हो सकता है, ये यूपीएससी में भी रिपीट हो सकता है एंड आप कह सकते हैं यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकता है, या फिर जो आप किसी वनडे एग्जाम, अगर आप एसएससी में भी कह सकते हैं, वहां भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। अब देखिए कोई मशीन है, वो मनुष्य को किस प्रकार से हेल्प करता है, वो लेस वर्क करने में, सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेसर फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली एंड सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर। अब ध्यान रखिए बच्चों, कोई मशीन है तो वो क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है, जितना पर्सन काम कर रहा है उतना ही काम जो है वो मशीन के द्वारा भी किया जा रहा है, बट विद द लेसर फोर्स, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके द्वारा जो है, इस मशीन के द्वारा, एंड जितना पर्सन के द्वारा काम किया जा रहा है उतना ही काम जो है मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद द लेसर फोर्स। ये जो है सिंपल मशीन जो है इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को जो है मदद करता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन देखते हुए हम जरूर चलेंगे। जैसे सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेस फोर्स, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, व्हील, लीवर, पुली, स्क्रू एक्सेट्रा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते सुनते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यहाँ पे। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चों हम सेंसिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा और वो इनहेल करता है तो क्या रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए सेंसिटिव बैलेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी इनहेल करेगा इसका मतलब है कि जो बैलेंस होगा, रीडिंग होगा बैलेंस का, सेंसिटिव बैलेंस का, वो जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। यूपीपीसीएस के मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीजेस इफ द पर्सन इनहेल्स डीपली, क्योंकि हम यहाँ पे सेंसिटिव बैलेंस की बात कर रहे थे। 1 लीटर ऑफ एयर वेज अबाउट 1.225 ग्राम। अब देख सकते हैं 1 लीटर ऑफ एयर का वेट कितना है, 1.225 ग्राम है। मैक्सिमम 4.8 लीटर ब्रेथ वेज अप्रोक्सीमेटली 5.88 ग्राम। इनहेल्ड एयर क्या करेगा, जो मास है मैन का, व्यक्ति का जो मास है बच्चों, उसमें जो है ऐड कर देगा एंड दस हिज वेट गोज अप स्लाइटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। लास्ट सेशन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड द
वेक्टर क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, जहां पे आपके सामने डायरेक्शन आ जाए, किसी भी डायरेक्शन जो है, सपोज जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डिस्टेंस जो कवर हो रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा बच्चों, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे जो है हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जहां भी जो है डायरेक्शन शब्द ऐड हो जाता है वो जो है एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। विदाउट डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को जो है हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है किसमें जो है डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है? तो अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी भी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। एंड फोर्स हम लोगों ने देखा था, क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो देखिए अब क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट मींस मास भी हमारा जो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था बच्चों, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑल दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में बच्चों हम यहाँ पे किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। स्केलर क्वांटिटी is defined as the quantity that has only got magnitude, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है। बट हम जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की जहां हम लोगों ने बात की थी, फोर्स की बात की थी, ये सभी के सभी जो है एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी के। एंड जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है हमारा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्या टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की हम बात कर रहे हैं जहां पे, तो यहाँ पे स्पीड में भी जो है किसी प्रकार के डायरेक्शन की बात नहीं की गई है। डिस्टेंस में भी हम लोग जो डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं, टाइम में भी डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे जो है कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसने जो है इतना 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिजिक्स में आप सभी लोगों ने बेसिक फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी बच्चों। फिर उसके बाद बंदा, वो ऑब्जेक्ट जो है या फिर कोई व्यक्ति जो है इधर मूव करता है, इधर भी जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस का 2 मीटर जो है मूव करता है। अब यहाँ पे जो है अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है कितना है बच्चों, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर पूछेगा तो आप जो है ये जो पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया है आप उसे बताएंगे। और जब ये डिस्प्लेसमेंट पूछता है बच्चों तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यहाँ से जो है आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। जिन बच्चों ने जो बेसिक फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा ही, बाकी 11th में जिन बच्चों ने फिजिक्स लिया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया होगा, उनको तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोगों ने देख लिया डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव कर रहे हैं बच्चों। तो कह रहा है क्या फोर्स, प्रेशर, फोर्स हम लोगों ने देखा, प्रेशर देखा बच्चों, उसके बाद वेलोसिटी ऑप्शन में दिया हुआ है, देन एक्सेलरेशन दिया हुआ है, देन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन अबव लिखा हुआ है। तो क्या फोर्स हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सभी के सभी जो है फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ और एक्सेलरेशन हुआ बच्चों, ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बट जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे देखिए फोर्स जो है किसको, प्रेशर क्या है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये प्रेशर जो है सभी दिशाओं में जो है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके सभी दिशाओं में जो है प्रेशर लग रहा है। ठीक है, वाइल फोर्स इज, ठीक हम लोगों ने देख लिया, इट इज द फोर्स एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शन ऑन एन एरिया, वाइल फोर्स इज पुल और पुश इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर की बात करें तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं निर्धारित किया गया था, दैट इज वाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं बच्चों। एक छोटे से टॉपिक से स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से जो है कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में अलग अलग जगह जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है पूछ रहा है आपसे क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या मोमेंटम, प्रेशर, वर्क, एनर्जी। तो जब हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे थे बच्चों, तो मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। जब मैंने आप लोगों को बताया था मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों, मोमेंटम हम लोगों ने क्या देखा था, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वाई मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी हम एनर्जी, प्रेशर एंड वर्क की अगर बात कर रहे हैं तो ये तीनों की तीनों जो है स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमसे जो है वेक्टर क्वांटिटी पूछा था, ये हम लोगों ने देख लिया, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ही मैंने आप लोग को बताया मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों। अब यहां से अगर आप मास का जो है वैल्यू निकालते हैं, मास कितना आया, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी जो है बच्चों ये मास आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि मास का जो है मोमेंटम वाले डेफिनेशन से जो है मास का फॉर्मूला क्या निकलता है, मोमेंटम, जस्ट वेट, मास का जो है वैल्यू क्या निकलता है बच्चों, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या था कि क्या जो है मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इजिली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू द मास। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, मास होगा। Which physical quantity represented by the ratio of the momentum and velocity of the body mass। थोड़े से फॉर्मूले आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। जैसे फोर्स की बात हम लोगों ने की थी बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था। इन द सेम वे बच्चों हम लोगों ने वर्क के बारे में भी पढ़ा था। वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूले से जो है प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया, मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, और यू कैन से मोमेंटम इज इक्वल टू मास अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप बताइए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन जो है बच्चों फोर्स का हमारा फॉर्मूला था, और आप लोगों को पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बार इसके फॉर्मूले को हम देख लेते हैं फिर से, मैंने आप लोग को वैसे भी ऑलरेडी बता रखा है। फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विद मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी विच इंक्रीज टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज टू एक्सेलरेट। फोर्स क्या हम लोगों ने देखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग if the number representing volume and surface area of a cube are equal। अब देखिए क्या कह रहा है, if नंबर रिप्रेजेंटिंग कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कह रहा है कि इक्वल है, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। अब देखिए बच्चों ये आपके सामने क्यूब देखने को मिल रहा है और कह रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये दोनों के दोनों जो है किसी क्यूब की इक्वल। तो लेंथ फाइंड करने की कह रहा है कि लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल बी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना यहाँ पे जरूरी है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों देखिए, अब जब हम क्यूब के फॉर्मूले की बात करते हैं, मैथ्स आप सभी लोग, ये बेसिक मैथ्स में ही आता, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने मैथ्स नहीं लिया था, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथ्स का ही ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो एल क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब, एल क्या है हमारा लेंथ, एल इज लेंथ ऑफ द एज क्यूब। और सरफेस एरिया की बात करते हैं 6L²। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा बच्चों, बोल रहा है किसी क्यूब का वॉल्यूम और
सरफेस एरिया दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम हम लोगों ने क्या देखा है, एल क्यूब है, और सरफेस एरिया क्या है बच्चों, 6L² है। तो जब आप एल क्यूब और यहाँ पे 6L² इसे कैंसिल करेंगे, यू विल फाइंड एल इज इक्वल टू 6। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, एनर्जी कन्वर्जन मीन्स। तो ये देखिए बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही लिखा हुआ, वही उसी डेफिनेशन को जो है यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन पूछ रहा हमारा एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, rather it can only be transformed or transformed from one form to another। ठीक है, एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो एक फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ अ विंड। विंड आप लोगों को पता है, देखिए विंड जो हवा चल रही है, अब जब चलने की बात आती है, मूवमेंट की बात आती है, तो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर्मूले थोड़े आप लोगों को याद रखने होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे फॉर्मूले जो हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ ऑफ mv²। यहाँ पे ये मास है बच्चों, यहाँ आपको ये स्पीड देखने को मिल रहा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम लोगों ने देखा, और उसके बाद साथ साथ एक पोटेंशियल एनर्जी वाला भी बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, mgh पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, हाफ ऑफ mv²। तो पूछ रहा है एनर्जी ऑफ द विंड, तो हम यहाँ पे बच्चों मूविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही। पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो किसी रुकी हुई चीज की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल द मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी मूविंग चीजें हैं सब में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है आपको देखने को मिलेंगी। इट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। विंड एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एयर इन द मोशन। विंड एनर्जी क्या है बच्चों, हवा की ही काइनेटिक एनर्जी है इन द मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों ने विंड टरबाइन देखा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों किस प्रकार से जो है वो विंड एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पूछ रहा कि विंड पावर में कौन सी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ पे जो है पूछ रहा कौन सी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बोल रहा है इसमें कहाँ पे, यहाँ पे कौन सी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, विंड जो है क्या है, विंड एनर्जी क्या है, एयर की ही काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग एयर की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोगों ने विंड टरबाइन के बारे में, विंड पावर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द टर्म विंड एनर्जी या फिर विंड पावर डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच विंड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। विंड टरबाइन कन्वर्ट करता है, क्या करता है बच्चों, विंड टरबाइन कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू द मैकेनिकल पावर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फटाफट हम चीजों को जो है यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हम कंज्यूम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने है। मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है। लिस्ट 1 में एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहा है, दूसरा जो है डिवाइस और मैकेनिज्म, किस डिवाइस के द्वारा, किस मैकेनिज्म के द्वारा, किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। अब देखिए क्या कह रहा है, हीट टू इलेक्ट्रिक। अब देखिए बच्चों सोलर एनर्जी, सोलर सेल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है हीट से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक टू साउंड की, तो जब लाउड स्पीकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी, मैंने लास्ट सेशन में ये
किस प्रकार का एनर्जी जो है किस प्रकार के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और किस डिवाइस के द्वारा, ये सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो हम लोग जब लाउड स्पीकर की बात करते हैं बच्चों, तो लाउड स्पीकर में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं जब हम लोग सोलर सेल की बात कर रहे थे, तो सोलर सेल में बच्चों आपको देखने को मिलेगा हीट से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कि कौन सा जो है डिवाइस मास एनर्जी को जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा मास से जो है हीट में जो है एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद लास्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों केमिकल टू हीट एंड लाइट में कन्वर्ट क्या कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फ्यूल कंबस्शन की जब हम बात करते हैं, ये क्या कर रहा है, केमिकल टू हीट एंड लाइट कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया हीट टू इलेक्ट्रिक जो है सोलर सेल के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है, लाउड स्पीकर के द्वारा इलेक्ट्रिक टू साउंड, न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा मास टू हीट एंड फ्यूल कंबस्शन के द्वारा केमिकल टू हीट एंड लाइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसे ही बच्चों हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फाइन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो जो है एक्चुअली वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट पे है तो इट विल बी एट द रेस्ट, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन देन वो कंटिन्यू करेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करना अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं अप्लाई किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, एज अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है वो मूव करना, तो हेड ऑफ द पैसेंजर जो है, जो भी पैसेंजर उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनका हेड जो है बैकवर्ड जो है लीन करता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, क्योंकि व्यक्ति जो है जब उस ट्रेन में जो है इनर्शिया रेस्ट के पोजीशन पे था, बट जैसे ही ट्रेन मूव करती है इसी कारण जो है किसी भी पैसेंजर का जो है द पैसेंजर विच हु सिटिंग इनसाइड द ट्रेन इसका जो है हेड इट लीन्स बैकवर्ड। फाइन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात कर रहे थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या, मैंने रीजन आप लोग को बता दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को ही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स the passenger tends to fall backward. This is because the lower part of the body which is in contact with the train begins to move. अब देख रहे हैं आप, क्योंकि जो बॉडी का जो है लोअर पार्ट था वो जो है मूवमेंट में आ जाता है, मूव करने लगता है, और अपर पार्ट जो है बच्चों टेंड्स टू रिमेन इस पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसी कारण जो है अपर पार्ट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। स्टैटिक साइंस की हम बात करते हैं, यानी कि स्थिरता की हम बात कर रहे हैं। तो क्या डायनामिक सिचुएशन होगा, डायनामिक का मतलब भी जो है आपको मूवमेंट से ही आप कंसीडर करेंगे। क्या मेंटल सिचुएशन, मानसिक स्थिति की हम बात करें, क्या डेटा एनालाइजिंग की बात कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन ऑफ रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो स्टैटिक से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टैटिक शब्द का मतलब ही जो है रुका हुआ या फिर रेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। स्टैटिक साइंस जो है किससे जुड़ा हुआ है, सिचुएशन ऑफ रेस्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ रेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब देखिए किसी भी प्रकार का जो है उस पर फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग। क्या वो जो है सिर्फ एक विसल करके ही जो अपने आप को जो है आगे प्रोपेल कर सकता है। रीजन क्या लिखा हुआ है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इस मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस पे, तो उसका मोमेंटम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों एसेशन जो है अपनी जगह पे सही है, रीजन भी अपनी जगह पे सही है, बट ऐसा ये जो रीजन है ये इस एसेशन के लिए जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू
बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2000 का। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पे जो है हम इस स्टेटमेंट को, जो हमारे स्टेटमेंट था बच्चों कि a man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling। क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को पता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। हो सकता हो कहीं आप लोगों से, जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा था, किससे जुड़ा हुआ था, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इन द सेम भी आपसे पूछ लेगा न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को, रिमेनिंग पॉइंट को देखते हैं। व्हाइल विजलिंग अ मैन यूजेस हिज ब्रेथ एज अ प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ। अब देखिए विजल में क्या कर रहा है एक व्यक्ति, जो सीटी बजाने के लिए, विजल करने के लिए एयर, आप देख सकते हैं, यूजेस हिज ब्रेथ टू एज अ प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ। मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने देखा था, मास इनटू वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। हेंस व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स applied on any moving object, its momentum cannot be changed. Hence, both A and R are true, but R is not the correct explanation of the assertion. Question number 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। It is difficult to walk on the ice than on the road because। अब क्यों जो है बर्फ पे मूव करना, चलना कठिन है as compared to the road, because ice has a less friction than the road। बिना फ्रिक्शन के जो है आप कैसे रोड पे चल पाएंगे बच्चों। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज ice has a lesser friction than the road. The roughness of the road surface gives you much friction force which enables you to move forward on the road। जब फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जो है आगे मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Just wait for a few seconds। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। अब क्या कह रहा है, इसमें से करेक्ट वाले को चूज कीजिए। स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई लोडेड कार्ट की हम बात करें, उसको स्टार्ट करने में या फिर आप कह सकते हैं उसको मूव कराने में हमें जो है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हमें ज्यादा हार्डर पुश करना पड़ता है देन टू कीप इट मूविंग। तो बच्चों क्यों, कंक्लूजन क्या होगा, देयर इज अ लेस फ्रिक्शन वंस कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब आप सभी लोग को पता, जब वो कार्ट मूव करना शुरू हो जाएगा तो जो रेजिस्टेंस था, जो फ्रिक्शन था बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट या फिर कार्ट की हम बात कर रहे हैं, मूव करना शुरू हो जाएगी, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। फटाफट हम आज के इस सेशन को बच्चों बाइंड अप करेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस रह गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों के डेफिनेशंस आप जरूर याद रखिएगा, या फिर किस लॉ को हम किस और नाम से जानते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन था हमारा, हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम कहते हैं, वहां पे जो डेफिनेशन दिया गया या फिर जो उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया, कहा गया उसके माध्यम से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की ही बात कर रहे हैं, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था ये लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब देख सकते हैं यूपी आरओ ए आरओ मीन्स 2017 का ये क्वेश्चन है। थर्ड लॉ में हम लोग ने देख लिया देयर इज इक्वल एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 21 को हम स्किप करेंगे बिकॉज न्यूमेरिकल फॉर्म में दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है, अ ट्रक एंड अ मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कह रहा है, देखिए ट्रक की बात कर रहा है और मोटरसाइकिल की बात कर रहा है। कह रहा दोनों के पास जो है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ
mv² इसके पास भी है, हाफ ऑफ mv² इसके पास भी है। इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेस आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x, y, z रिस्पेक्टिवली, तो क्या कह रहा है बच्चों, अब क्योंकि इन ऑब्जेक्ट के पास जो है काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है और दोनों पे जो है इक्वल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं दैट दे वुड स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस कवर करेंगे x इक्वल टू y इक्वल टू z रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने देखा था ट्रक, कार और मोटरसाइकिल। देखिए ट्रक कार, यहाँ पे मैंने दो ही ऑब्जेक्ट लिया था, ट्रक, कार और मोटरसाइकिल, तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, तीनों के ऊपर जो है इक्वल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है रोकने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों जो है ट्रक, कार और मोटरसाइकिल इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे और वहां पे जो है रुकेंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद ही रुकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। कह रहा है रेशियो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ द सेम मास द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज विल बी। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जस्ट इट, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों v2 है। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हाफ ऑफ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब सपोज कीजिए बच्चों कि पहले के काइनेटिक, पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला बॉडी जो है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ, जस्ट वेट, हाफ ऑफ mv1², हाफ ऑफ mv1²। ठीक है, बोल रहा रेशियो इसका जो है दूसरे का क्या होगा, हाफ ऑफ mv2², क्योंकि अभी हम लोगों ने कंसीडर किया था कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है v1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोगों से कि रेशियो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ द सेम मास इज, मास दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताया बच्चों 4/9 कह रहा है। यहाँ पे हाफ ऑफ आप कैंसिल कर देंगे, मास दोनों का सेम है, ये कट जाएगा, बचा क्या आपके सामने v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू 4/9। फाइन, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे यू विल फाइंड v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने इजीली, बहुत ही सिंपल मैथ से जो है, सिंपल फिजिक्स के फॉर्मूले से, हाफ ऑफ mv² से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और आप देख भी रहे हैं यूपी के ही आरओ में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या आप लोग पाए, यहाँ पे v1 अपॉन v2 जो है कितना निकला, 2/3 निकला बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या देखा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2/3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा कितनी इजीली जो है हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बियरिंग बिकॉज, अब सीधा सीधा आप इसको ध्यान रखिएगा, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस। देखिए साइकिल और कार की जब हम बात करते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि बॉल बियरिंग्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो कॉन्टेक्ट, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है व्हील और एक्सल के बीच में, इसको हम रिड्यूस कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मूव करते हैं। थोड़े से और क्वेश्चन रह गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पर्सन सिटिंग इन अ कार विच इज एट रेस्ट। अब देखिए कोई व्यक्ति है कार के अंदर बैठा हुआ, वो रेस्ट पे है। ठीक है, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द 4 व्हील्स ऑफ द कार इज आर। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो है बच्चों कार है, यहाँ पे जो है जो भी 4 व्हील्स हैं इसके, क्या कह रहा है, इन चारों पहियों पे जो है जो रिएक्शन है रोड से, वो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, आर है। ठीक है, इस पे जो है आर, reaction on the reaction from the road at each of the 4 wheels of the car is R. When the car turns on a straight level road, how will the reaction at either of the 4 front wheels carry? तो देखिए अब आप सभी लोग को पता है, क्योंकि जो है स्टैटिक में था ये कार, तो इस पे जो है रोड के द्वारा जो रिएक्शन लगाया गया था वो आर था। और जब ये कार चलना शुरू करेगी, रन ऑन द स्ट्रेट लेवल रोड, तो ये रिएक्शन जो है फ्रंट व्हील की हम बात कर रहे हैं,
reaction at either of the front wheels vary, it will be lesser than that. तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, जो रिएक्शन है वो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है बच्चों आर से कम हो जाएगा. डायनेमिक फ्रिक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एडहेशन रिएक्शन एंड लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों. अब जो हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अ बैट्समैन, जस्ट वेट, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, ठीक है, विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. अब देखिए आखिर में जो है क्यों जो है बॉल रुक जाती है, क्योंकि जो है उसके मोशन के अपोजिट में जो है एक फोर्स लग रहा था. दैट इज वाई द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. बहुत ही इजी है. एक फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों, एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसी से जुड़ा हुआ जो है अगला क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ था. एक्सेलरेशन वाला टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 29 में. जस्ट वेट. चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 29 जो हम लोगों ने देखा था बच्चों, वहां पे पूछ रहा था कि करेक्ट इक्वेशन क्या है. तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों वही था. एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. यही क्वेश्चन है बच्चों. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 30. बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू यहाँ पे जो है आपको पीडीएफ नहीं शो कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वहां पे पूछ रहा है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वॉशिंग मशीन का. तो ध्यान रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है काम करता है वॉशिंग मशीन में. चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन है हमारे सामने की मिल्क क्रीम, सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू. तो देखिए मिल्क से जो है जो क्रीम निकालते हैं हम, वो भी जो है किससे होता है, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल हम वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, क्रीम मिल्क से क्रीम निकालने में भी करते हैं. अगले सेशन में बच्चों हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को कंप्लीट करेंगे. चलिए आज के सेशन को हम यही भी बाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच बच्चों.